कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज हम अ, ये वाला चैप्टर करेंगे, चैप्टर 8, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं प्रदेश। ठीक है, ये क्यों करेंगे? इसके पहले 7 चैप्टर करना था, लेकिन उसमें कुछ है नहीं इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ सके। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, उसमें उतना खास नहीं है, तो उसको तुम स्किप कर सकते हो। चैप्टर 7 को अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें चैप्टर 7 तुम स्किप कर सकते हो। क्लास 7 का जियोग्राफी है इसमें। ठीक है, चैप्टर 8 में कुछ पॉइंटेज है, ये भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं वैसे। इसमें कुछ पॉइंटेज हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर में हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके पहले पूरा क्वेश्चन आंसर हम बताए थे। देखो क्वेश्चन आंसर तो इसमें भी है, क्वेश्चन आंसर इसमें का इतना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर नहीं है, तो छोड़ दो। इसके पहले जो क्वेश्चन आंसर जो बोले थे चैप्टर 6 का, तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करो, तुम जस्ट कंप्लीट करो। एंड जो नहीं आ रहा समझ में कि कौन सा क्वेश्चन आंसर वो कि ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, तुम कमेंट बॉक्स में डाल दो। वीडियो को लाइक मारो, वीडियो को क्या करो, लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। सारे लोगों के लिए ये कंपटीशन की जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, हर हर किसी के लिए ये है। या कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास में पढ़ रहा है, सबके लिए वीडियो हो रहा है रेडी। ठीक है, तो सब में शेयर करो, फैमिली ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड कमेंट करके बताओ क्या पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, आगे कौन सा पॉइंट समझाना है, या क्या पॉइंट तुम्हें कौन सा किस सब्जेक्ट में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, सारा चीज कमेंट करके बताओगे। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक कर ही दो अभी। चलो, तो हम चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 है, चैप्टर 7 हम स्किप कर रहे हैं। ओके, चलो चैप्टर 8 में स्टार्ट करते हैं। रेणुका के बारे में की स्टोरी थोड़ी सी बताई गई कि एक रेणुका नाम की लड़की है, जो कि मतलब छुट्टी होने के बाद, छुट्टी था तो वो मतलब इधर घर पे थी, तो उसके घर के कोई लोग है जो एक क्या है, एक फोटोग्राफर है, वो यात्रा करते रहते, तो उनके बारे में वो थोड़ा सा स्टोरी बेसिस पे बताया गया है कि मतलब क्या है, कैसे है मानवीय पर्यावरण का, मतलब कि वो जो घर के जो फोटोग्राफर उनके अंकल रहते हैं उसके, तो वो हर जगह घूमते हैं, तो बिल्डिंग्स, ये झोपड़ी हो गई, बस्ती हो गई, हर चीज का एक फोटो क्लिक करते रहते हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा समझाया गया। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें उतना तो लेना देना है नहीं, हमें जो लेना देना है यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो फर्स्ट पेज तुम स्किप कर सकते हो। एंड सेकंड पेज में तुम आते हैं, तुम्हें यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा। देखो, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेंजोस नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह का याद दिला दी। इस प्रकार इसका नाम अमेजन पड़ा। अमेजन बेसिन के बारे में बता रहा है। जैसे अमेजन की खोज जब स्पेन के लोगों ने की ना, तब जैसे वो खोज किए, तो उन पे कुछ आदिवासी लोग जो अमेजन में रहते हैं, उन लोगों ने इस पे आक्रमण कर दिया। एंड वो पहने क्या थे, सुरक्षा कवच, हेलमेट बोल सकते हो तुम, जो सिर के ऊपर वो लगा कर रखे थे, हेड गियर, घास के स्कर्ट पहने हुए थे, एंड हाथ में भाला टाइप का कुछ लिए हुए थे। वो आक्रमण कर दिया, जो कि प्राचीन रूप में रोमन साम्राज्य की जो अमेंजोस नाम की महिला योद्धा थी, उनका जो आक्रामक समूह यानी उनकी जो सेना थी, उनके याद उन्हें आ जाता है। इस प्रकार इस क्षेत्र का नाम इन्होंने क्या रखा, अमेजन रखा। ठीक है, चलो अमेजन बेसिन में जीवन कैसा है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर ले। हालांकि ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इसमें कुछ पॉइंट मिलेंगे जो तुम्हें इंपॉर्टेंट मिलेंगे, वो हम तुम्हें नोट करा देंगे। बस वही पॉइंट तुम्हें रीड करना है। ठीक है, बस वही पॉइंट तुम्हें रीड करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है रीड। ये बाकी स्टोरी से तुम्हें मतलब नहीं, तुम्हें पॉइंट से मतलब होना चाहिए। तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, मेन फोकस चैप्टर का 10 पेज पे नहीं होना चाहिए। चैप्टर के 10 पेज में एक पेज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक पेज ही तुम्हें पढ़ो। ठीक है, चलो अमेजन विषय के जानने के लिए मानचित्र को देखना पड़ेगा। तो इसमें ये देखो, ये मानचित्र तुम देख रहे हो, दक्षिण अमेरिका है ये अमेजन बेसिन है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, कोलंबिया, वेनेजुएला इससे घिरा हुआ, इन दोनों के बीच में ये दिख रहा है, ये पूरा अमेजन बेसिन है। हरा वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, पूरा का पूरा अमेजन बेसिन है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री, कौन सा, नॉर्थ, एंड 23.5 डिग्री साउथ क्या है, मकर रेखा।
भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखीय प्रदेश किसको कहते हैं? भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान देखिए, पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अर्ध महासागर में कैसे पहुंचती है। तुम यहां से यहां तक तुम पढ़े ना, इसमें एक पॉइंट तुम्हारे लिए बस इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है। कर्क रेखा मकर रेखा पहले तुम पढ़ चुके हो, तुम्हें आइडिया है कि क्या होता है। यहां से ये पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम लिख सकते हो अभी। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, मुहाना, मुहाना किसे कहते हैं? मुहाना किसे कहते हैं? वैसा स्थान, मुहाना वैसे स्थान को कहा जाता है कि जब नदी जिस पॉइंट पे किसी और जल राशि से मिलती है उस नदी को उसका क्या बोलते हैं? मुहाना बोलते हैं। ठीक है, अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। ठीक है, अमेजन बेसिन मतलब क्या? ये जो पार्ट दिख रहा है ना ब्लू ब्लू, ये अमेजन बेसिन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भागों में अपवाहित होती है। ठीक है, अमेजन नदी के बारे में बताया कि कहाँ का अपवाहित होती है। देखो, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे से भाग में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, इसमें एक पॉइंट तुम्हें मिल गया मुहाना के बारे में। और अमेजन की सहायक नदियां जो कहाँ कहाँ से जाती है? बोलीविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया। ये देखो, यहाँ पे क्या चेक है, यहाँ पे पेरू है, ब्राजील के कुछ भाग हैं। तो वो सहायक नदी के बारे में एक पॉइंट दे दिया है शब्दावली में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सहायक नदी किसे कहते हैं थोड़ा सा समझ लो। ये छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वो उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, सहायक नदियां कौन सी होती है? सहायक नदियां छोटी नदियां ही होती है जो मुख्य नदी में जाके मिल जाती है। और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन जो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, एक ये पॉइंट एक ही ऐड कर लोगे तुम, एक छोटा सा पॉइंट बना के इसी नोट में करके इसको नोट कर लेना, एकदम छोटा पॉइंट, ज्यादा बड़ा मत करना। ठीक है, बाकी एक पॉइंट इसमें मिला तुम्हें, एक पॉइंट इसमें मिल गया तुम्हें। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में अमेजन में जलवायु कैसी होगी? अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु होती है। ठीक है, अमेजन बेसिन में जलवायु कैसी होती है? गर्म एवं नम होती है जलवायु। ठीक है, यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर से चिपचिपाहट महसूस होती है। चिपचिपाहट क्या होती है? देखो, जैसे तुम्हें जब गर्मी होती है ना, हवा नहीं बहता है तो सफोकेशन टाइप का होता है एकदम, मतलब पसीना भी कुछ ज्यादा नहीं होता लेकिन हाथ ऐसे रखोगे ना चिपकता है वो। ठीक है, वही चिपचिपाहट होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वो अभी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, तो जलवायु कैसी होती है अमेजन में? अमेजन जो वन है उसमें जलवायु कैसी होती है? गर्म एवं नम जलवायु होती है। ठीक है, चिपचिपाहट पूरे दिन शरीर में तुम्हें महसूस होगी। प्रतिदिन वर्षा होती रहती है और वो वर्षा बिना किसी पूर्व चेतावनी के आती है। ठीक है, दिन में तापमान यहाँ का उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है जबकि रात में तापमान कम होता है लेकिन आर्द्रता काफी ऊंची रहती है, नहीं सेम ही रहती है। वर्षा वन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वर्षा वाले क्षेत्रों में जो वर्षा वन होते हैं उनमें भूमि क्या होता है ना, जब बारिश होते रहेगा ना, पानी मिलता रहेगा तो वहाँ कुछ ना कुछ तो उग ही जाता है। ऐसे ही सघन वन का निर्माण बहुत जल्दी उग जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित तो नम बनी रहती है। जब प्रकाश आएगा नहीं तो भूमि क्या रहेगी? भीगी रहेगी, नमी भूमि में बहुत ज्यादा ही रहेगा इसमें। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो।
परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। ठीक है, परजीवी पौधे जो होते हैं ना, ये यहाँ पे ये ऑर्किड और ब्रोमीलाइड यहाँ पे पैदा होते हैं। ठीक है, टूकन जिसको तुम कठफोड़वा बोल सकते हो। ब्रोमीलाइड क्या है? देखो, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है? याद रखना कि तुम्हारा एक सब्जेक्ट इन्वायरमेंट भी है, इन्वायरमेंट में क्वेश्चन कर सकता है इससे। ठीक है, वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी और पक्षी के लिए भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। ठीक है, टैपिर ये है जो चिट्टी खाते हैं। टैपिर ये थोड़ा थोड़ा सुअर जैसे लग रहा है ना इसका फेस, देख रहे हो? ये टैपिर है, चिट्टी खाते हैं ये। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। अमेजन बेसिन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। देखो, अब इसमें तुम्हें कुछ पॉइंट हम बता दें। यहाँ पे पॉइंट तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पॉइंट है। देखो, वर्षा वन में क्या होगा? सघन वन बहुत ज्यादा होते हैं। अमेजन बेसिन में जो है वन बहुत ज्यादा है सघन में, ये तुम्हारे लिए पॉइंट हो गया। इनके पत्तियों से शाखाओं से छत सी बनी रहती है। सूर्य का प्रकाश धरातल तक इसमें नहीं पहुंचता है। ठीक है, ये सब पॉइंट तुम्हें कट भी कर सकते हो। तुम आगे का पॉइंट में लिखोगे ना, परजीवी पौधे इसमें पाए जाते, तो कौन कौन से? ऑर्किड और ब्रोमीलाइड। ठीक है, नेक्स्ट में वर्षा वन में प्राणी जाति की प्रचुरता। प्राणी कौन कौन से पाए जाते हैं? टूकन पक्षी, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी। ठीक है, एंड फिर आगे प्राणियों में और कौन कौन से पाए जाते हैं? बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले कौन से? टैपिर। ऐसा क्वेश्चन कर सकता है तुमसे कि इनमें से कौन सा जानवर चींटी खाते हैं, टैपिर का उसमें नाम दे देगा। ठीक है, सांप और सरीसृप में मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ। ठीक है, एंड मांस खाने वाले में पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों के विभिन्न प्रजातियां अमेजन के नदी में पाई जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, वर्षा वन के निवासी। अब यहाँ पे भी लोग रहते हैं। अब इनके निवासियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर ले। देखो, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर, इसको हम नहीं मान सकते। ये छोटी छोटी जो पॉइंट तुम्हें समझ, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम की दृष्टि से, इतना इंपॉर्टेंट ही है नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये दिख रहा है। ठीक है, तो फिर भी थोड़ा सा जानकारी इसमें से प्राप्त कर लेते हैं। बाकी जहां जब पॉइंट हमें समझ में आ रहा है वो पॉइंट हम समझ लेंगे। ठीक है, चलो देखो, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ का पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। वो मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति क्या होती है यहाँ पे दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए थोड़ा सा। ठीक है, इनका मुख्य आहार क्या है? मेनियोक, जिसमें कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर से पैदा होता है। यह चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। देखो, इतना कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम इसमें कुछ ऐड कर लोगे, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये नोट्स में ऐड करने की आवश्यकता नहीं इसकी। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों एवं हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है।
इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वो अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते रहे हैं। ठीक है। विकास की गतिविधियों के बारे में धीरे धीरे वन नष्ट हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन का वर्षा वन बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। ये कुछ खास नहीं है, तुम्हारे खास के पॉइंट यहाँ पे कर्तन दहन कृषि पद्धति क्या है। किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि से साफ करते हैं, ठीक है, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व तो मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। हमारे यहाँ एक चीज होती थी, बहुत पहले करते थी, आदिवासी लोग अभी भी करते हैं शायद। पहले क्या करते थे ना, जिसे झूम कृषि हम बोलते थे। पेड़ काटेंगे, पेड़ काटने के बाद वहां पे खेती करेंगे, काट के जला दिया, वहां पे पूरा एकदम खेती किए, और उसको कुछ टाइम के बाद किसी और जगह पे पहुंच गए खेती करने के लिए। सेम यही चीज ये कर्दन उमदान कृषि पद्धति वही कहलाती है। ठीक है, आगे बताया, जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस वही सेम चीज, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट वाले में आते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। ये वाला पॉइंट थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट से क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि इंडिया के बारे में, और हम मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देगा। ठीक है, तो तुम्हें ये थोड़ा सा पॉइंट ये समझने लायक हो जाएगा, तो इसको थोड़ा समझना अच्छे से। ठीक है, देखो, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां एक साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करते हैं। बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गोंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें प्रवाहित होती हैं। देखो, गंगा की सहायक नदियों के बारे में इसमें पता चला, ये पॉइंट तुम्हें लिख लेना है। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। ठीक है, अब एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो एटलस देखेंगे। ब्रह्मपुत्र यहाँ पे, इधर से एंट्री ली, ये गंगा नदी है। अब दोनों एक साथ अटैच होंगी, ये यहाँ पे अटैच हो रहा पूरा पूरा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट थोड़ा सा समझ लो। जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने? जैसे 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर, इस पॉइंट में कितने लोग रह रहे हैं? ठीक है, ये होता है जनसंख्या घनत्व। चलो अब इधर मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु कैसी है? तो मुख्यतः मानसूनी होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जलवायु जो होता है मुख्यतः क्या होता है? मानसूनी होती है। मानसून में मध्य जून से मध्य दिसंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। ठीक है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, इतना ध्यान देना। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जनसंख्या घनत्व क्या है? अत्यधिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है एंड बहुत सारे क्रिटिकल चीज होती है, जैसे कि रहने लायक उपयुक्त स्थान है एंड उपजाऊ मिट्टी होती है। खाने पीने के लिए सबसे अच्छा चीज हो गया वहाँ पे उपजाऊ। यहाँ की मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि होता है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। अब इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में तुम्हें 1-2 पॉइंट यह मिल गया। यहाँ समतल भूमि होती है, पर्वतीय क्षेत्र कम है। ठीक है, एंड और आगे देख लो, ये मैदानी क्षेत्र मानव प्रवास के लिए अत्यधिक उपयुक्त है।
यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है। एंड यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है। यहाँ का प्रमुख फसल क्या है? धान है। ठीक है, यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें कौन कौन सी है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा। ठीक है, गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती है। ये एक पॉइंट तुम्हें मिल गया यहाँ पे भी। ठीक है, मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान भी मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन भी किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें की उगाई जाती है। वेदिका मतलब क्या? सीढ़ी तरफ की बना के। ठीक है, सीढ़ी तरफ बना के ऐसे। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में विभिन्नता यहाँ पे पाई जाती है। देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कौन कौन सा पाया जाता है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसको तुम नोट करना जरूर ही। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ये भी एक पॉइंट मिल गया तुम्हें यहाँ पे इंपॉर्टेंट में, तुम ये देख लोगे। देखो, असम में ये कैसे लोग चाय करते हैं, धान की खेती, ये सब तुम्हें पता होगा। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलान वाली समतल सतह पर कर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल प्रवाह तीव्रता से न हो। वेदिका कृषि, समझ गए? अब देखो, अब इधर आओ। अब देखो, बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव भी यहाँ पे मिलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन कौन से पाए जाते हैं? देखो, हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्रों में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील और बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, जैसे रोहू, कतला एवं हिल्सा मछली। ठीक है, मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले मुख्य आहार है, जैसे वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलो, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अल और जल में सुसु, स्थानीय भाषा में सुसु बोलते हैं, डॉल्फिन अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। ठीक है, सुसु सुसु की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। डॉल्फिन वही जगह पाई जाती है जहां पे जल शुद्ध हो एंड साफ हो। ठीक है, तो जिस गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का शुद्ध और अलौड़ रहित होता है वो जल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे केस स्टडी दिया, केस स्टडी तुम पढ़ना चाहो तुम पढ़ लो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम इसमें अपना टाइम वेस्ट करो, हल्का समझ लेना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अभी ये चैप्टर भी वैसे खत्म ही होने वाला है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान करने के प्रयास से प्रधानमंत्री ने 2014 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। ये तो तुम्हें पता होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट में देख लें। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर कस्बे स्थित है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, इसमें गंदगी फैला रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? हमारा जो गंगा नदी हो गई एंड ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, गंगा नदी देख लो, गंगा माँ बोलते हो, फिर भी उसमें कूड़ा कचरा सब फेंक रहे हो, गंदगी फैलाते जा रहे हो, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। क्योंकि माँ बोलते हो तो माँ के आंचल में अगर हम कचरा फेंक रहे हैं, वो कैसा लगता है, समझ सकते हो। ठीक है, बाकी 1-2 पॉइंट इसमें दिया, इतना कुछ खास है नहीं ये पॉइंट। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे वाले चैप्टर इतना कुछ खास इस चैप्टर में था नहीं, एंड इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन कर लो, अपना कर लोगे तुम अच्छे से, कुछ ज़्यादा है भी नहीं। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, पहले का भी चैप्टर का नहीं समझ में आ रहा है, तो वो कमेंट में बताओ कि ये वाला चैप्टर इससे ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा है, उसका आंसर दे देंगे हम। ठीक है, एंड चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए भी मैसेज करो तुम। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में,
देखो चैप्टर पढ़ने से पहले ना हमें भी पढ़ना पड़ता है खुद से, पढ़ाने से पहले तुम्हें। अब रेगिस्तान के में जीवन, अब इसमें इसमें क्या तुम समझोगे रेगिस्तान क्षेत्रों में कैसे क्या, इसमें कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये जो पॉइंट वाले हैं ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट है बस, ये जो दिख रहा है। हालांकि एक दो पॉइंट इसमें तुम्हें मिलेंगे एक्स्ट्रा, हम चैप्टर पढ़ा देंगे तुम चाहो तो, लेकिन उतना कुछ खास है नहीं इसमें। खत्म भी हो गया चैप्टर, यही एक लास्ट चैप्टर भी है वैसे, कोई ना, इसके लिए हम चैप्टर पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। चलो तब तब तक के लिए बाय टाटा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक वीडियो को लाइक कर दो तब तक, एंड चैनल को सब्सक्राइब मार दो, ठीक है। चलो।